Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding our chapter 1 of geography, that is resource and development. इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या बातें समझ चुके हैं। हमने सबसे पहले समझा कि रिसोर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग बेसिस पर किस तरीके से कर सकते हैं। फिर हमने समझा कि रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, लेकिन रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। फिर हमने यह भी देखा कि इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने पास्ट में कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। फिर हमने समझा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग के अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं, रिसोर्स प्लानिंग पर्टिकुलरली इंडिया के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमने समझा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है और रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए पास्ट में ग्रेट लीडर्स ने, ग्रेट थिंकर्स ने क्या क्या बातें कही है। आज के इस पार्ट में हमें समझना है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स को, जो कि है लैंड रिसोर्स। तो आज के पार्ट में जो भी बातें हम समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि लैंड रिसोर्स ह्यूमंस के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ह्यूमंस इस लैंड रिसोर्स का अलग अलग तरीके से कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं लैंड रिसोर्स का। लैंड रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसे रिसोर्स क्यों बोला गया है, हमने डेफिनेशन देखा था कि वो सारी चीजें जो हमें नेचर से, एनवायरमेंट से मिलती है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो रिसोर्स होता है। बेसिक डेफिनेशन ये देखी थी। तो लैंड पर हम बहुत सारे काम करते हैं, हमारी बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है लैंड। जैसे कि हमें जो खाने की जरूरत होती है वो अपने एग्रीकल्चर में उगता है, क्रॉप से उगता है, और ये एग्रीकल्चर, ये क्रॉप्स उगाने का काम हम लैंड पर ही करते हैं। हमें बहुत सारे ट्रीज चाहिए होते हैं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और हमारी बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो ये फॉरेस्ट, ये नेचुरल वेजिटेशन, ये भी तो लैंड पर ही होते हैं। इसी प्रकार हम अपना हाउस बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, वो भी लैंड पर ही बनाते हैं। हम रोड्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वाली सर्विसेज, उसको भी लैंड पर ही बनाते हैं। इसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं वो भी तो लैंड पर ही रहते हैं। तो लैंड एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और पर्टिकुलरली ह्यूमन के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनफैक्ट ह्यूमंस अपनी 90% जरूरतों को, अपनी 90% नीड्स को इसी लैंड से प्राप्त करता है, इसी लैंड से फुलफिल करता है। तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस लैंड पर ही रहते हैं और अपनी बहुत सारे नीड्स को फुलफिल करते हैं इसी लैंड के माध्यम से। तो कौन कौन से नीड को हम फुलफिल करते हैं, क्या क्या मिलता है हमें लैंड से? नेचुरल वेजिटेशन, ये भी लैंड पर ही होता है, फॉरेस्ट लैंड पर ही होते हैं। यहां पर वाइल्ड लाइफ रहती है और वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए नेसेसरी है, और इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा तो हम ह्यूमंस भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ ये भी लैंड पर ही सेटल्ड होती है। अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं हम, एग्रीकल्चर करते हैं हम, अलग अलग इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, अलग अलग सर्विसेज का काम करते हैं, और ये सारी चीजें, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो लैंड पर ही बेस्ड होती है। हम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो लैंड पर ही बेस्ड होता है। जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े टावर जो लगे होते हैं, वो कहां लगे होते हैं? लैंड पर ही लगे होते हैं। तो हम ह्यूमंस अपनी 90% जरूरतों को लैंड से ही फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन ये जो लैंड है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। जैसे कि बात की जाए इंडिया की, अपनी प्यारी कंट्री इंडिया की, तो इंडिया का एरिया आपको पता होगा कि अराउंड 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये फाइनाइट है। इंडिया का एरिया फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है कि लैंड बढ़ती ही जा रही है समय के साथ, विथ टाइम इट इज इंक्रीजिंग। नो, इट इज फाइनाइट। सो वी हैव टू यूज वाइजली, हमें सोच समझकर इस लैंड रिसोर्स को यूज करना है। तो लैंड एक फाइनाइट एसेट है। एसेट मतलब वो सारी चीजें जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, अपने कुछ काम में आती है। तो लैंड एक फाइनाइट एसेट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम सोच समझकर उपयोग करें
लापरवाही से उपयोग ना करें। बात करते हैं अपने प्यारे कंट्री इंडिया की। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया का एरिया कितना है, अराउंड 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर और एक फाइनाइट है। और इंडिया में अलग अलग टाइप के माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटूज है। इसमें प्लेन्स का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो मान लीजिए कि इंडिया का पूरा एरिया, इसको हम 100% मानते हैं, तो इस 100% का 43% प्लेन एरिया है, ऐसा मैदानी हिस्सा है। जबकि 30% एरिया पे माउंटेन्स है। माउंटेन्स मतलब इस तरह का। तो सबसे ज्यादा प्लेन्स है, उसके बाद माउंटेन्स है, और थर्ड नंबर पे आते हैं प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू मतलब एक ऐसा हिस्सा जो ऊपर उठा हो लेकिन ऊपर से प्लेन हो। ये ना तो माउंटेन है ना तो प्लेन है, ये ऊपर उठा हुआ फिर प्लेन है। तो सबसे ज्यादा प्लेन वाला हिस्सा है इंडिया के टोटल एरिया का, अराउंड 43%। टोटल एरिया 100%, उसका 43% जो है वो प्लेन है। उसके बाद 30% एरिया माउंटेन है, एंड लास्ट में 27% एरिया प्लेटू है। प्लेन्स को हम कैसे यूज करते हैं भाई? ये भी तो एक लैंड का हिस्सा है। इसको हम कैसे यूज करते हैं? प्लेन्स पे हम रहते हैं, इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है प्लेनर एरिया की बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर ये भी बड़ी मात्रा में प्लेन पर ही करते हैं। अपने इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये भी प्लेनर एरिया पर ही होते हैं। माउंटेन्स क्या काम आते हैं? ये भी लैंड का एक हिस्सा है। इसको हम कैसे यूज करते हैं? माउंटेन से बहुत सारी रिवर्स फ्लो के नीचे प्लेनर एरिया में आती है, और बिकॉज इन माउंटेन्स में, अधिकतर माउंटेन में ग्लेशियर होते हैं, जैसे कि हिमालयन वाले पार्ट में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से वाटर बनता है, और ये वाटर जो है वो इन रिवर्स के फ्लो को हमेशा इंश्योर करता है, यानी कि इनका फ्लो पेरेनियल हो जाता है। इसके अलावा माउंटेन्स में बहुत सारा टूरिज्म का काम होता है, लोग घूमने फिरने जाते हैं यहां पर। साथ ही इन माउंटेन वाले एरिया में बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट होते हैं और एनिमल्स रहते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी माउंटेन बहुत ज्यादा यूजफुल है। थर्ड है प्लेटू, ये भी लैंड का एक हिस्सा है। इसका क्या यूज है? प्लेटू वाले एरिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, मेटल्स, ये सारी चीजें मिलती है। साथ ही यहां पर बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं, साथ ही फॉरेस्ट भी यहां पर बड़ी मात्रा में होते हैं। तो इंडिया में प्लेन्स है 43%, माउंटेन्स है 30% और प्लेटू है 27%। ये इंपॉर्टेंट है और इनके यूज भी इंपॉर्टेंट है। इसी को हम ग्राफ रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लेन एरिया जो है ये ब्लू वाला हिस्सा है, जो कि सबसे ज्यादा हिस्सा दिख रहा है, 43% है। माउंटेन वाला हिस्सा ये पिंक कलर में जो दिख रहा है वो 30% है, और ये जो लाइट येलो कलर जो है वो प्लेटू वाले हिस्से को बता रहा है, 27% है। तो जब हम आंसर लिख रहे हो तो इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी अपना आंसर बता सकते हैं। अब इनका यूज क्या क्या है, एक एक करके वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्लेन 43% है टोटल इंडिया के एरिया का, और इनका यूज क्या है? ये एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पॉपुलेशन सेटलमेंट के लिए काम आते हैं। दूसरा माउंटेन, माउंटेन अराउंड 30% है इंडिया के टोटल एरिया का। क्या क्या काम आते हैं? पेरेनियल फ्लो ऑफ कुछ रिवर्स को ये इंश्योर करते हैं। इसके अलावा टूरिज्म के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इकोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन और बहुत सारे एनिमल्स इन माउंटेन्स में रहते हैं। थर्ड इज प्लेटू एरिया, इंडिया के टोटल एरिया का 27% है, और इनका यूज क्या है? यहां पर मिनरल्स के रिच रिजर्व्स है, फॉरेस्ट यहां पर बड़े ज्यादा होते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स, बेसिकली कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन फॉसिल फ्यूल्स के बहुत ज्यादा भंडार प्लेटू वाले एरिया में, बहुत ज्यादा रिजर्व इन प्लेटू वाले एरिया में ये दिखते हैं। अब देखते हैं लैंड का हम कैसे कैसे यूज करते हैं। यूज के हिसाब से हम लैंड का कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहला यूज है फॉरेस्ट। लैंड पर फॉरेस्ट होते हैं, और फॉरेस्ट हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और अपनी बहुत सारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम में आते हैं। लैंड का पहला यूज है नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट। दूसरा यूज होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इज एग्रीकल्चर, ग्रो क्रॉप्स। तो ऐसा लैंड जो आप कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। इसमें पहला आता है बेरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब ऐसी लैंड जिस पर आप, जो प्रेजेंट में आपके पास टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके
इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। इसको कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इनपुट की जरूरत पड़ती है, तो इसे बोला जाता है वेस्टलैंड या बेरन लैंड। तो इस पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, ये ऐसे ही पड़ा है। जैसे कि अपने राजस्थान का वेस्टर्न एरिया जो कि मेनली डेजर्ट एरिया है, वो इस प्रकार के लैंड में आ जाएगा। इसी में दूसरा है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज। ऐसा लैंड जिसको आप कल्टीवेट कर सकते थे या नहीं भी कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट में वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है, रोड्स एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इंडस्ट्रीज है, ऐसी चीजें जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल है, उनके सेटलमेंट को फुलफिल करते हैं, ऐसी चीजें बनी हुई है, तो इस लैंड पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ये नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेटेड लैंड में आ जाएगा। लैंड का थर्ड यूज है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। कुछ ऐसी लैंड जिस पर भी कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर का काम नहीं होता है, इसमें आता है ग्रेजिंग लैंड। ऐसा लैंड जहां पर घास लगी हुई है छोटी छोटी, और जहां पर एनिमल्स आके खाना खाते हैं चारे के रूप में, ग्रास के रूप में। इसी में सेकंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। अपने घर के आसपास वाले एरिया में जहां पर ट्रीज लगे हो, या कोई कम्युनिटी पार्क हो जहां पर ट्रीज लगे हो, वो फॉरेस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन उस पर ट्रीज लगा हुआ है, उस लैंड का यूज ट्रीज के रूप में हो रहा है, तो वो आ जाएगा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज के रूप में। थर्ड इज कल्चरलेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब ऐसा लैंड जिसको आप कल्टीवेट कर सकते हो, जिसपे एग्रीकल्चर का काम हो सकता है, लेकिन आपने 5 ईयर्स से ज्यादा वहां पर कल्टीवेशन का काम नहीं किया है, एग्रीकल्चर का काम नहीं किया है। इस पर क्रॉप्स हो सकती है, इसको आप कल्टीवेट कर सकते हो, एग्रीकल्चर पर्पस में यूज ले सकते हो, लेकिन किसी कारणों की वजह से आप 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर से इसे आप एग्रीकल्चर यूज में नहीं ले रहे हो, ऐसी लैंड आ जाएगी कल्चरेबल वेस्टलैंड में। नेक्स्ट फोर्थ लैंड यूज है फैलो लैंड। फैलो लैंड ये भी ऐसी लैंड है जिसको आप कुछ समय के लिए एग्रीकल्चर पर्पस में यूज नहीं ले रहे हो। इसमें पहला है करंट फैलो लैंड। ऐसा लैंड जिस पर आप 1 या लेस देन 1 ईयर के लिए एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो, तो ऐसा लैंड जो कि अनकल्टीवेटेड है फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर्स। कोई लैंड है जिसपे क्रॉप्स हो सकती है, जिसपे एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन आपने 1 या लेस देन 1 ईयर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, उस पर आप कल्टीवेशन का काम नहीं कर रहे हो, तो वो कहलाएगा करंट फैलो लैंड। ऐसा कुछ फार्मर्स जानबूझ के भी करते हैं, डेलिबरेटली भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो नेचुरली इसकी फर्टिलिटी है, लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी है, वो बढ़ सके, वो ग्रो हो सके, क्योंकि आप कुछ समय के लिए उसको बिना कल्टीवेशन के छोड़ रहे हो। इसी में सेकंड है अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड में तो होता है कि आप 1 और लेस देन 1 ईयर के लिए कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो। इसके अलावा दूसरी जो लैंड होती है वो होती है अदर देन करंट फैलो लैंड, जिसमें आप 1 to 5 ईयर के लिए अपनी लैंड पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसी लैंड जो कि अनकल्टीवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर्स, उस लैंड को बोला जाता है अदर देन करंट फैलो लैंड। ठीक है, तो लैंड का फिफ्थ यूज है नेट सोन एरिया। अब ये ऐसा लैंड है, ऐसा लैंड एरिया है जिसको वाकई में आप कल्टीवेशन के, एग्रीकल्चर के यूज में ले रहे हो। तो वो लैंड जिसको आप 1 साल में मिनिमम एक बार कल्टीवेटेड कर रहे हो, उसे कहा जाता है नेट सोन एरिया। तो एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। 1 साल में, 1 ईयर में आप मिनिमम एक बार जिस लैंड को कल्टीवेट कर रहे हो, जिस लैंड पे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, उसे बोला जाता है नेट सोन एरिया। तो लैंड को हम यूज के हिसाब से अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि लैंड रिसोर्स के अलग अलग यूज क्या है। पहला है फॉरेस्ट, जिसपे नेचुरल वेजिटेशन लगे हो। सेकंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कि अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर यूज के लिए। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो है बैरन एंड वेस्ट लैंड, जिस पर आप प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके कल्टीवेशन का काम नहीं कर पाओगे, इसमें से फसल क्रॉप्स नहीं ले पाओगे। इसी में सेकंड पार्ट है नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, जैसे कि आपने
हाउस बना दिया, इंडस्ट्रीज बना दी, बिल्डिंग बना दी, रोड, रेलवे लाइन, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, यानी कि इसको आप एग्रीकल्चर यूज में नहीं ले पा रहे हो। थर्ड इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें आ जाएगा परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, ऐसी लैंड जिसपे ग्रास लगा हुआ है और यहां पर एनिमल जाकर ग्रेजिंग का काम करते हैं। इसी में सेकंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, जैसे कि कम्युनिटी पार्क में होते हैं, अपने घरों के बाहर जो पेड़ होते हैं जहां पर ट्रीज लगे होते हैं, वो आ जाएगा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। ये फॉरेस्ट नहीं है, ये नेचुरल वेजिटेशन का बड़ा एरिया नहीं है। थर्ड इसी में आ जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड, जिस लैंड को आपने 5 साल से मोर देन 5 years के लिए एग्रीकल्चर पर्पस में नहीं लाया है, वो आ जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड में। फोर्थ इज फैलो लैंड। अब फैलो लैंड में भी दो टाइप है, एक तो करंट फैलो लैंड और सेकेंड इज अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड वो लैंड जिस पर आप 1 or less than 1 year के लिए कल्टीवेशन का काम नहीं कर रहे हो, वो करंट फैलो लैंड। और अदर देन करंट फैलो लैंड वो लैंड जिस पर आप 1 to 5 years इसके बीच इस समय के लिए कल्टीवेशन के यूज में नहीं ले रहे हो। एंड फिफ्थ इज नेट सोन एरिया, ऐसा एरिया, ऐसा लैंड एरिया जिसको आप 1 year में मिनिमम एक बार, मिनिमम 1 time आप उस पर कल्टीवेशन का काम कर रहे हो। इसी में एक और चीज आती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? यदि आपने अपने लैंड पर एक साल में, इन 1 year, यदि आप अपने लैंड पर 2 times या 3 times या 4 times क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो फिर आपको अपनी लैंड को उतने टाइम ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन फार्मर, श्याम, ही ओन्स some land, let's say 10 meter by 10 meters, for example, and if he show some crop minimum 1 time in a year, if I add this land, this sown land 1 time, then it is called net sown area. And if Shyam takes 2 or 3 crops in a year, 2 or 3 different crops in a year, then we have to add this land 2 times or 3 times. Then this calculated land will be called our gross cropped area. कहने का मतलब यह है कि आप जितनी बार क्रॉप ले रहे हो उतनी बार उस क्रॉप लैंड को ऐड कर रहे हो, तो वो कहलाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और यदि आपने एक बार ही ऐड किया हो तो वो कहलाएगा नेट सोन एरिया। तो लैंड को हम यूज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब देखते हैं इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न क्या है, कैसे है अलग अलग एरिया में लैंड यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए कि अपने इंडिया का जो अराउंड 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, उसके 93% एरिया का ही हमें नॉलेज है। बाकी 7% एरिया पर क्या हो रहा है, उस लैंड का यूज कैसे हो रहा है, उसका हमें नॉलेज नहीं है। क्यों? बेसिकली 2 रीजंस की वजह से। एक तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, उसके कुछ स्टेट्स में लैंड यूज पैटर्न में अभी रिसर्च नहीं किया गया है। और सेकेंड इज जम्मू कश्मीर का वो पार्ट जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, चाइना ऑक्यूपाइड है, इनका लैंड यूज पैटर्न हमें नहीं पता है। तो टोटल 100% एरिया में से, इंडिया के टोटल 100% एरिया में हमें 93% एरिया के लैंड यूज के बारे में ही मालूम है। बाकी 7% एरिया के लैंड यूज के बारे में हमें नहीं पता है। इसका कारण क्या है कि लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है, टोटल 8 स्टेट्स है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, इन 8 स्टेट्स में से एक असम को छोड़कर बाकी स्टेट्स का फुली रिपोर्टिंग हम नहीं कर पाए हैं लैंड यूज की। और दूसरा इसका कारण है कि जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है और चाइना ऑक्यूपाइड है, तो इनका भी लैंड यूज हम सर्वे नहीं कर पाए हैं। तो टोटल 93% लैंड यूज ही पता है इंडिया का। अब देखते हैं 1960-61 और 2014-15 में अलग अलग लैंड यूज का क्या परसेंटेज है, अलग अलग लैंड यूज किस प्रकार से किया जा रहा है। इसमें 2-3 डेटा हम देख लेते हैं।
1960 का देखते हैं। ये जो सबसे बड़ा एरिया दिख रहा है लाइट ग्रीन में, ये 45.26% को बता रहा है। ये कौन सा यूज हो रहा है, यहां पर देखिए नेट सोन एरिया, वो एरिया जिस पर आप एक साल में मिनिमम एक बार क्रॉप ग्रोन कर रहे हो, वो 45% था 1960-61 में। दूसरा ग्राफ जो है वो 2014-15 का है। इसमें भी इस लाइट ग्रीन वाले एरिया को देखिए जो कि नेट सोन एरिया को दिखा रहा है। ये करीब करीब 45.5% है। मतलब 1960-61 से लेकर 2014-15 में ये जो नेट सोन एरिया है वो कुछ ही बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है। एक और देख लेते हैं ये ब्लू वाले हिस्से को। ब्लू वाले हिस्से में 18.11% लिखा हुआ है 1960-61 में। ये ब्लू वाला हिस्सा क्या बता रहा है, यहां देखिए फॉरेस्ट को बता रहा है। तो 1960-61 में फॉरेस्ट एरिया जो था वो 18.11% था। अब देखते हैं 2014-15 में फॉरेस्ट एरिया कितना था। ब्लू वाले एरिया को देखिए, ये 23.3% है। मतलब फॉरेस्ट एरिया अराउंड 5% इंक्रीज हुआ है 1960-61 से लेकर 2014-15 के बीच में। तो इन दो ग्राफ से हमें यह मालूम होता है कि कुछ साल पहले लैंड यूज कैसे कैसे परसेंटेज में बटा हुआ था, और 2014-15 में आते आते इस लैंड यूज पैटर्न में हमें क्या अंतर, क्या डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन ये एक एवरेज है पूरे इंडिया का। कुछ एरिया में हो सकता है कि परसेंटेज अलग हो और कुछ एरिया में परसेंटेज कम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेट सोन एरिया की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि 1960-61 में 45.2% अराउंड, एंड 2014-15 में ये अराउंड 45.5% है। ये पूरे इंडिया का एवरेज है। लेकिन नेट सोन एरिया की यदि हम पंजाब एंड हरियाणा इन दो स्टेट्स में बात करें तो 80% है। मतलब पंजाब और हरियाणा इन दो स्टेट्स में जितना भी एरिया है उसके मोर देन 80% एरिया पर साल में मिनिमम एक बार क्रॉप ग्रोन की जाती है। तो पंजाब और हरियाणा में नेट सोन एरिया अराउंड 80% है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नीचे मणिपुर, मिजोरम एंड अंडमान निकोबार में नेट सोन एरिया जो है वो लेस देन 10% है। इन स्टेट्स का जितना भी टोटल एरिया है उसका 10% से भी कम एरिया पर साल में मिनिमम एक बार क्रॉप ग्रोन की जाती है। तो एवरेज देखा हमने तो अराउंड 45% आ रहा था, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में लैंड यूज पैटर्न में हमें डिफरेंस दिखाई देता है। इसका बेसिक कारण क्या है, इसका बेसिक रीजंस क्या है? दो रीजन है, एक तो फिजिकल फैक्टर्स है, एक ह्यूमन फैक्टर्स है। फिजिकल फैक्टर मतलब जैसे कि कहीं पर माउंटेन्स है तो माउंटेन वाले एरिया में क्रॉप ग्रोन करना, एग्रीकल्चर का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि प्लेनर एरिया में एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा होता है। तो माउंटेन वाले एरिया में एग्रीकल्चर का काम ज्यादा नहीं हो पाएगा, वहां पर फॉरेस्ट ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट हर एरिया का अलग अलग टाइप का है, थोड़े थोड़े उसमें डिफरेंसेस है, उसके हिसाब से लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जाता है। सॉइल टाइप, कहीं पर बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है तो वहां पर एग्रीकल्चर का काम ज्यादा होगा, कहीं पे सैंडी सॉइल है, लेस फर्टाइल सॉइल है तो वहां पर एग्रीकल्चर का काम ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये तो थे फिजिकल फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया के अलग अलग एरिया में लैंड यूज पैटर्न में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर भी है, जैसे कि कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर है, कुछ कल्चरल फैक्टर है। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर की वजह से लैंड यूज पैटर्न में हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो नेट सोन एरिया के पैटर्न में भी हमें अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इनका बेसिक कारण क्या है? ये लैंड पैटर्न के यूज में इंडिया में ही अलग अलग स्टेट में हमें डिफरेंस क्यों देखने को मिलते हैं? हमने देखा फिजिकल फैक्टर की वजह से और ह्यूमन फैक्टर की वजह से। फिजिकल फैक्टर मतलब टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब माउंटेन है, प्लेटू एरिया है या प्लेनर एरिया है। अगर टोपोग्राफी चेंज होगी तो लैंड यूज पैटर्न भी हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ये फिजिकल फैक्टर भी लैंड यूज पैटर्न को डिफरेंशिएट कर देते हैं। दूसरा इज ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो हो सकता है वहां एग्रीकल्चर का काम ज्यादा हो रहा हो या बहुत कम हो रहा हो, इंडस्ट्रीज ज्यादा लगी हो। ऐसे ही टेक्नोलॉजी, कल्चर, ये भी लैंड यूज पैटर्न को डिफरेंशिएट कर देते हैं अलग अलग एरिया के
हिसाब से। देखते हैं स्पेसिफिकली फॉरेस्ट एरिया को। फॉरेस्ट एरिया को हमने देखा था 1961 में 18.11% था ये ब्लू वाला एरिया, जबकि 2014-15 में ये फॉरेस्ट एरिया बढ़कर 23.3% हो जाता है ये ब्लू वाला एरिया। तो हम कह सकते हैं कि ओवर द ईयर फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है, फॉरेस्ट एरिया में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन इतना इंक्रीज सफिशिएंट नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहली बार आती है 1952 में, उसके बाद आती है 1988 में। तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक डेटा देती है कि हमारे जितना भी एरिया है हमारे देश में, हमारी कंट्री में, उसके 1/3 एरिया पर, यानी कि अराउंड 33% एरिया पर फॉरेस्ट होने चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों होने चाहिए 33% एरिया पर फॉरेस्ट? क्योंकि बेसिकली फॉरेस्ट दो काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन बेसिक दो काम करते हैं। फर्स्ट काम यह है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं, ये इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखते हैं, और इकोसिस्टम यदि हेल्दी नहीं होगा तो ह्यूमन सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। और दूसरा काम ये करते हैं कि इन फॉरेस्ट के आसपास वाले एरिया में मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, और इन पीपल की जो बेसिक लाइवलीहुड है इन्हीं फॉरेस्ट से फुलफिल हो पाती है। तो इतने फॉरेस्ट होने चाहिए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, और दूसरा इनके आसपास वाले एरिया में जो लाखों मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं वो अपनी लाइवलीहुड को एंश्योर कर पाएंगे। तो इस 33% डेटा से हम बहुत पीछे है, अराउंड 10% पीछे है 2014-15 के डेटा के हिसाब से। अब देखते हैं कि बेसिकली ह्यूमन फैक्टर की वजह से लैंड खराब होती जा रही है, जिसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड की यदि क्वालिटी खराब हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाए, तो उसे बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन। हालांकि नेचुरली लैंड डिग्रेडेशन होता है, लेकिन एक बैलेंस तरीके से होता है। नेचुरली कैसे होता है? जैसे कि कोई लैंड है, कोई सॉइल है, वहां पर विंड चल रही है, वहां पर वाटर फ्लो हो रहा है, तो विंड फ्लो की वजह से, वाटर फ्लो की वजह से थोड़ी बहुत लैंड आगे, सॉइल जो है वो आगे चली जाती है कट कर। तो ये नेचुरली होता है, बैलेंस बना रहता है, नई नई लैंड बनती रहती है, नई नई सॉइल बनती रहती है। लेकिन ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि किसी एरिया पर यदि किसी एरिया पर ट्री है, तो ट्री की जो ये रूट्स है वो लैंड को, सॉइल को पकड़ के रखती है। तो विंड की वजह से, वाटर की वजह से इतना ज्यादा सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, लैंड डिग्रेड नहीं हो पाती है। लेकिन हम ह्यूमंस ने क्या किया है? डेवलपमेंट के नाम पर इस पेड़ को काट दिया है, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। अब यहां पर पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो रूट्स भी नहीं है, और रूट्स नहीं है मतलब थोड़ी सी भी विंड चली, थोड़ा सा भी वाटर फ्लो हुआ, तो आराम से यहां पर सॉइल इरोजन हो जाएगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगा। तो बेसिकली ह्यूमन फैक्टर की वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, और नेचुरली जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो थोड़ा फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। लैंड की क्वालिटी और लैंड की प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आ जाना, दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। और इसकी वजह से सोसाइटी पे, एनवायरमेंट पे, और अल्टीमेटली हम ह्यूमंस पे ही बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ह्यूमन एक्शंस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और साथ ही नेचुरली जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो और ज्यादा खराब होता जा रहा है, वो और वर्स होता जा रहा है, उसकी जो रेट है वो बढ़ती ही जा रही है। अब देखते हैं ये लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है, बेसिकली कौन से कारण है, कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। बेसिकली ये 5 फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जाना डेवलपमेंट के नाम पर। सेकंड इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मीनिंग हमने देखा था कि ग्रास होती है ग्रास लैंड पे, और जो एनिमल्स होते हैं वो इन ग्रास को खाते हैं। अगर आप अनकंट्रोल्ड तरीके से इस घास को खत्म कर रहे हो, इस ग्रास लैंड को खत्म कर रहे हो, तो लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो जाता है। थर्ड इज माइनिंग। बहुत सारे स्टेट्स में माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड होता है। माइनिंग मतलब आप अर्थ के अंदर से इंपॉर्टेंट मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हो मशीनरी के यूज से। फोर्थ इज ओवर इरिगेशन। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहां पर ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन मतलब आप आर्टिफिशियली अपनी क्रॉप्स को, अपने एग्रीकल्चर में पानी दे रहे हो।
वाटर सप्लाई कर रहे हो, और यदि उसके रिक्वायरमेंट से ज्यादा आप इरिगेशन कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका लैंड सैलाइन हो जाएगा, आपकी सॉइल सैलाइन हो जाएगी और धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। एंड फिफ्थ इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज क्या करती है, वाटर का यूज करती है, उसमें केमिकल ऐड कर देती है और इस केमिकलाइज्ड पानी को वो आसपास वाले एरिया में और वाटर बॉडी में डाल देती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लैंड डिग्रेड होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन के ये बेसिक कारण है, एक एक करके इनको वापस देख लेते हैं। फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, मतलब बड़ी मात्रा में पेड़ों का काटा जाना। ये बेसिकली झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन स्टेट्स में हो रहा है। और इन स्टेट्स में डिफॉरेस्टेशन होने का मेन कारण है यहां पर अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स का मिलना, और इन मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग का काम किया जाता है। तो इन स्टेट में बेसिकली माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और अल्टीमेटली लैंड डिग्रेड होती जा रही है। सेकेंड रीजन इज ओवर ग्रेजिंग। बेसिकली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट्स जहां पर कैटल्स ज्यादा है, एनिमल्स ज्यादा है और ये ग्रेजिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, घास को बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और ग्रास क्या करती है, घास क्या करती है, ये सॉइल को पकड़ के रखती है, जैसे कि ट्रीज रखते हैं। तो यदि आप इस ग्रास को बाहर निकाल दोगे तो अपनी सॉइल जो है वो ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, और थोड़ा सा भी विंड फ्लो हुआ, थोड़ा सा भी वाटर फ्लो हुआ तो सॉइल इरोजन होगा और अल्टीमेटली लैंड डिग्रेड हो जाएगा। थर्ड रीजन इज ओवर इरिगेशन। बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से वहां पर ओवर इरिगेशन होता है। जितनी जरूरत नहीं है पानी की, उससे ज्यादा वहां पर पानी दिया जाता है आर्टिफिशियल तरीकों से, ट्यूबवेल खोद के या फिर कुएं खोद के, इनके हेल्प से यहां पर ओवर इरिगेशन किया जाता है। और ओवर इरिगेशन की वजह से जब पानी वहां पर वाटर लॉग हो जाएगा, मतलब वहां पर पानी भर जाएगा, तो सन के हीट की वजह से ये पानी का इवेपोरेशन होगा, और बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होने की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से अर्थ के अंदर का जो सैलाइन पार्ट है, जो सॉल्ट है, वो जमीन के ऊपर आ जाएगा, मिट्टी के ऊपर आ जाएगा और अपनी सॉइल सैलाइन हो जाएगी और अल्टीमेटली अपना लैंड डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फैक्ट्रीज जो होती है, वो डिफरेंट केमिकल का यूज करती है और वाटर का यूज करती है। जब इस केमिकल को पानी में मिला दिया जाता है, वाटर अपना केमिकलाइज्ड हो जाएगा और इस केमिकलाइज्ड वाटर को ये बिना ट्रीट किए ही इंडस्ट्रीज क्या करती है, आसपास वाले एरिया में डाल देती है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। साथ ही कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज, इनसे बहुत सारी धूल निकलती है, बहुत सारी डस्ट निकलती है, और ये डस्ट क्या करती है, सैंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर जम जाएगी, और जिससे कि पानी है वो इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे जमीन के अंदर नमी कम हो जाएगी, उसमें जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन एग्रीवेट हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स। तो लैंड के साथ साथ इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो वाटर रिसोर्स को भी पॉल्यूट करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डस्ट जो है वो वाटर इनफिल्ट्रेशन को हिंडर्स करती है, जिसकी वजह से लैंड में नमी कम हो जाती है, लैंड अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं? इसमें बेसिकली 4 सॉल्यूशन बताए गए हैं। फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। ग्रेजिंग लैंड्स को आप अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग लैंड में मत बदलो, वहां पर मैनेज करो कि कैसे हम अपने एनिमल्स को रोक सकते हैं या कुछ और मैनेज कर सकते हैं उनके जो खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए। थर्ड इज कंट्रोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज। आप माइनिंग एक्टिविटीज पे कंट्रोल करो ताकि लैंड डिग्रेड ना हो। फोर्थ इज ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। तो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रीट करो, ट्रीटमेंट करके या तो उस वाटर को वापस आप खुद ही यूज कर लो, या फिर ट्रीटमेंट करके डाल रहे हो तो वो इतना ज्यादा लैंड डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन से वो सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं?
फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ ताकि सॉइल इरोजन नहीं होगा और लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, आप ग्रेजिंग लैंड को सही तरीके से मैनेज करो ताकि ग्रास उस पर बनी रहे, सॉइल इरोजन ना हो और लैंड अपना डिग्रेड होने से बच जाए। थर्ड इज कंट्रोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज, बेसिकली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन स्टेट्स में आप माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे हो, उसको थोड़ा कंट्रोल तरीके से करो, मैनेज करो, और उससे जो वेस्ट निकल रहा है जिसकी वजह से जो वाटर इनफिल्ट्रेशन हिंडर्स हो रहा है उसको रोकने के लिए उस पर और भी कुछ टेक्निकल चीजों का यूज किया जा सकता है। एंड फोर्थ इज ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, तो इंडस्ट्रीज से वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले उसे ट्रीट करो, एक तो वो रिसाइकल होके वापस आपका काम में आ जाएगा, और सेकंड ये आसपास के लैंड और वाटर रिसोर्स को पॉल्यूट नहीं करेगा। इसके अलावा अरिड एरिया जहां पर बहुत ज्यादा सूखा है, जहां पर वाटरफॉल बहुत कम होता है, वहां पर भी अलग अलग तरीकों से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। जैसे कि यहां पर शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। ये शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये अपना फील्ड है, ये अपना एक क्रॉप लैंड है, इसके आसपास आप प्लांट लगा दो, इसके आसपास आप प्लांट या ट्रीज लगा दो ताकि जब विंड आए तो इन ट्रीज की वजह से वो रुक जाए, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए और उसकी वजह से अपना अरिड एरिया में लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल इरोजन ना हो। सेकंड इज कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, यहां पर भी इस एरिया में भी जो छोटी छोटी घास होती है, जो छोटी छोटी ग्रास लैंड होते हैं, उनको बचाने के लिए आप ओवर ग्रेजिंग ना करो, उसका मैनेजमेंट करो। एंड थर्ड इज स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, तो इस एरिया में, इस अरिड एरिया में आप बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो थॉर्नी बुशेस लगाओ जो कि इस एरिया में आराम से ग्रो कर सकते हैं, और जो सैंड ड्यून्स है, जो रेत के टीले हैं, उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। क्यों उन्हें स्टेबलाइज करना है? क्योंकि ये विंड की वजह से आराम से सैंड ड्यून्स, ये सैंड का एरिया आगे चला जाता है और जो सही लैंड होती है, जो फर्टाइल लैंड होती है, उसको भी खराब करता है। इसीलिए हमें सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। और कैसे कर सकते हैं हम? थॉर्नी बुशेस को ग्रो करके। तो हम अरिड एरिया में भी इन अलग अलग चीजों का यूज करके, अलग अलग सॉल्यूशन से हम इन एरिया की लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो आज के पार्ट में हमने बेसिकली लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, इंडिया में इसके डिफरेंट पैटर्न, साथ ही लैंड डिग्रेडेशन के मेन कॉजेज और उनके सॉल्यूशन को देखा। यही इस पार्ट की लर्निंग आउटकम है। अब आज के पार्ट में हमने जो भी समझा उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है? ए इज माइनिंग, बी इज डिफॉरेस्टेशन, सी इज ओवर इरिगेशन एंड डी इज ओवर ग्रेजिंग। तो हमने देखा था कि पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के वेस्टर्न एरिया में एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा होता है, तो वहां के फार्मर्स ओवर इरिगेशन करते हैं, जरूरत से ज्यादा सिंचाई करते हैं, जरूरत से ज्यादा अपनी क्रॉप्स को पानी देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, बेसिकली सॉइल सैलिनिटी बढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि अपने लैंड डिग्रेडेशन को चेक यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकता है? ए इज अफॉरेस्टेशन, बी इज डिफॉरेस्टेशन, सी इज कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग एंड डी इज क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट। तो वो कौन सा कारण है, वो कौन सा फैक्टर है जो कि अपने लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है? अफॉरेस्टेशन तो कर सकता है, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करोगे तो इससे भी अपना लैंड डिग्रेडेशन बच जाएगा। शेल्टर बेल्ट बनाओगे, शेल्टर बेल्ट मतलब वही अपने फील्ड के चारों तरफ आप ट्रीज लगा दो, तो इससे भी अपना लैंड डिग्रेडेशन होने से बच जाएगा। बचा ऑप्शन नंबर बी, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल नहीं होगा, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिकमेंडेड
फिल इन द ब्लैंक्स परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो कितने परसेंट फॉरेस्ट कवर का रिकमेंडेशन देता है, कितने परसेंट एरिया पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ए 23%, बी 33%, सी 43% एंड डी 53%। तो हमने देखा था कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कितने परसेंट फॉरेस्ट कवर का रिकमेंडेशन देता है, 33%, अराउंड 1/3 पार्ट पे फॉरेस्ट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। तो आज के पार्ट में हमने जो भी पढ़ा उसको हमने इन क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लिया है। होप आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।